फसाद कहते हैं खराब हो जाना, गड़बड़ी हो जाना, कोई चीज नॉर्मल की तरह ना होना बल्कि एब नॉर्मल की तरह होना और बेकार हो जाना। शम कहते हैं गंद को, बू को। तो फसाद शम का मतलब ये हुआ, यानी कि जो बू या गंध हम सूंघ रहे हैं या महसूस कर रहे हैं वो ऐसे महसूस ना हो जैसे कि होनी चाहिए। मान लीजिए अगर हमारे सामने कोई मीठी चीज आई जैसे रसगुल्ला, तो हम कहें भाई मीठा मीठा सा कुछ रसगुल्ला सा लग रहा है। अगर चटनी आ गई तो उसकी लगे, ठीक है। अगर कोई मरा हुआ जानवर आ गया तो उसकी जो फाउल स्मेल है, जो गंदी है, तो लगनी चाहिए वो है। जो एक नॉर्मल वे है, मतलब जैसी बू है, जैसी गंध है, ऐसी ना आकर के एब नॉर्मल हो जाए, यानी कि उसके अंदर फसाद यानी कि गड़बड़ी यानी कि बेकारी पैदा हो जाए, खराबी पैदा हो जाए। इससे पहले हमने पढ़ा था एनोज्मिया। एनोज्मिया का मतलब होता है कि किसी भी प्रकार की गंध आए ही ना। लेकिन फसाद शम जो है वो बतलान शम, बतलान शम खशम। और एनोज्मिया का मतलब होता है किसी भी प्रकार की गंध ना आए, वो एक अलग चीज है। और फसाद शम का मतलब ये है कि गंध आती तो है लेकिन ये नहीं पता कैसी आती है, ठीक है। मतलब अपनी नॉर्मल जो उसकी तरीके से गंध आनी चाहिए, जो बू महसूस होनी चाहिए, जो सुंगाई देना चाहिए, उस तरीके से नहीं होता। इसकी तीन कंडीशन है। नंबर एक तो ये है कि इंसान के नाक के सामने कैसी भी चीज को ले आओ, सबकी सब में से वो एक ही तरह की बताता है कि मुझे तो ऐसी है। चाहे रसगुल्ला ले आओ, चटनी ले आओ, कोई मरा हुआ जानवर ले आओ, पाखाना ले आओ, कुछ भी ले आओ, वो कहेगा कि मुझे तो एक ही जैसी आ रही सब में से। पहली कंडीशन तो ये है कि हर चीज में से एक ही प्रकार की गंध आए। दूसरी क्या है? दूसरी ये है कि एक ही चीज में से कभी कैसी आने लग जाए, कभी कैसी आने लग जाए, कभी मान लीजिए उसके सामने जो है कोई मिठाई ले आए, तो कभी उसमें चटनी की आने लग जाए, ठीक है, कभी मिर्ची की आने लग जाए, कभी बदबू आने लग जाए, ठीक है, एक ही चीज में से बार बार। और एक तीसरा तरीका ये है कि कुछ चीजें तो सुंघाई दें और कुछ चीजें सुंघाई ना दें। मतलब अगर मीठी चीज को ला रहे हैं तो सुंघाई दे रही है, और अगर किसी मिर्ची वाली चीज को ला रहे हैं तो सुंघाई नहीं दे रही है। तो तीन तरीके हो गए। पहला तरीका ये कि सारी सारी जितनी भी गंध है वो एक जैसी महसूस हो। दूसरी ये कि एक ही गंध जो है वो अलग 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 तरीके से फ्रिग्रेंट आने लग जाए, उसकी नाक में चढ़ने लग जाए। और तीसरी ये है कि कुछ प्रकार की गंध आ जाए और कुछ प्रकार की गंध ना आए। जैसे कि हमारी एक स्टूडेंट ने अभी बताया है कि उनको मरे हुए जानवर में से तो बदबू आती है लेकिन उनको गैस सिलेंडर का पता नहीं चलता। यानी कि कुछ गंध उनको आती है और कुछ गंध उनको नहीं आती। जी, इस तरह का मामला है। तो इसमें से सबसे पहले तो एक सवाल बनता है, उस सवाल को आप समझ लीजिए। ऑप्शन है कुछ गंध का महसूस होना और कुछ गंध का महसूस ना होना। हर चीज में से एक जैसी गंध आना, एक जैसी खुशबू बदबू, एक जैसी बू आना। एक है बू का महसूस ना होना। एक चौथी चीज है एक चीज में अलग अलग प्रकार की गंध का महसूस होना। तो इसमें से वो कौन सी चीज है जो फसाद सम यानी कि बू के बदल जाने में नहीं है? तो इसमें से जो सी ऑप्शन है, बू का महसूस ना होना, वो क्या है? वो एनोज्मिया है। एनोज्मिया में किसी भी प्रकार की बू, किसी भी प्रकार की गंध, किसी भी प्रकार का सुंगाई देना नहीं होता है। मतलब नाक का जो सूंघने का फंक्शन है एनोज्मिया में वो ऑफ होता है, बिल्कुल बटन बंद। लेकिन फसाद शम में नाक का सूंघने का जो बटन है वो बंद नहीं है, खुला हुआ तो है। लेकिन उसमें खराबी ये है, वो तीन खराबियां हैं कि एक ही तरह की गंध आना, एक ही चीज में अलग अलग तरह की गंध आना, कुछ गंध आना कुछ गंध ना आना। मतलब है तो डिस्टर्ब है वो, यानी कि खराब हो चुका है वो। ये है इसकी वजह क्या क्या है। यानी कि ये जो खराबियां पैदा होती हैं सूंघने में या गंध को महसूस करने में या किसी भी बू को या खुशबू को या बदबू को, इनको महसूस करने में जो गड़बड़ियां होती हैं, जो दिक्कतें होती हैं, उसकी वजह क्या क्या है? पहली वजह तो ये है कि असब शामा यानी कि ओल्फैक्टरी नर्व, जिसके नर्व फाइबर नाक की म्यूकस में फैले हुए हैं। ये जो नाक है इसकी म्यूकस में अंदर की तरफ जो इसकी सबसे अंदरूनी लेयर है उसमें क्या है, उसमें फैला हुआ हो ओल्फैक्टरी नर्व, ओल्फैक्टरी नर्व फाइबर फैले हुए हो। और जब हम किसी चीज को सूंघते हैं, जब हम किसी चीज को सूंघते हैं तो सूंघने पे उसके जो हवा में कण बिखर रहे हैं वो हमारे ओल्फैक्टरी नर्व एंडिंग से टकराते हैं और हमें पता लगता है भाई हम कहीं रसगुल्ले वगैरह रखे हुए हैं।
ये तो जलेबी जैसी आ रही है, ठीक है। तो जो उस चीज के अंश, उस चीज का जो भाग हवा में है, वो कण जिनको हम नहीं देख पाते हैं, इसीलिए जब हम किसी चीज को सूंघने की कोशिश करते हैं, हम क्या करते हैं, हम ऐसे बार बार, ताकि बहुत बहुत तेजी के साथ जो उसके हवा में कण हैं, जो उस चीज के हवा में कण है, वो बहुत तेजी के साथ अंदर नर्व से टकरे और नर्व उसका मैसेज पकड़ ले और पकड़ के दिमाग को पहुंचा दे। हम कैसे सूंघते हैं, सूंघने का तरीका क्या है? सूंघने का तरीका ये है कि जो फ्रिग्रेंट यानी कि जो चीज है उसके कुछ कण, उसका कुछ अंश जो कि हवा में उड़ रहा है, जब वो हमारे नर्व एंडिंग्स को, जो हमारी नर्व है नाक में अंदरूनी तरफ जो नर्व है, ठीक है, उसमें जो नर्व फाइबर है, ओल्फैक्टरी नर्व फाइबर्स हैं, उससे जब वो कण जो के माहौल में, एनवायरमेंट में, वातावरण में तैर रहे हैं, जब वो उससे टकरते हैं, तो टकरने के बाद वो दिमाग को मैसेज पहुंचाते हैं कि मिर्ची जैसी आ रही है, यानी कि मिर्ची महसूस करी ओल्फैक्टरी नर्व, ठीक है, एंडिंग ने, फाइबर नर्व एंडिंग ने, और हमें पता लगा कि मिर्चे हैं, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, अगर ये कह देते हैं कि भाई फला जगह देखो कहीं चूही मरी पड़ी हुई है, तो क्या करते हैं हम लोग, उसको जल्दी जल्दी खींच के कोशिश करते हैं। वो ताकि हम ये चाहते हैं कि जो चूहा मरा हुआ है, तो उससे जो बदबू उठ रही है, यानी कि उसके वो कण जो हवा में उड़ रहे हैं, वो जल्दी जल्दी हमारे नाक से टकरे, और जल्दी जल्दी हमारे नाक से टक्कर करके हमें वो मैसेज मिल जाए, हमारे दिमाग को मैसेज मिल जाए कि बदबू कहाँ से आ रही है। और जब हम जल्दी जल्दी सांस खींचते हैं ऐसे, तो उसमें वो जो बदबू के कण हवा में उड़ रहे हैं, वो जल्दी जल्दी हमारी नरों से टकरे और टक्कर करके हमारे दिमाग को मैसेज पहुंच जाए। ये एक मैकेनिज्म है, एक फिनोमिना है सूंघने का। तो पहली वजह क्या होती है, फसादे शम, यानी कि सूंघने की जो एक पावर है, सूंघने का जो काम है, इसमें जब बिगाड़ पैदा होता है, फसाद पैदा होता है, तो उसकी पहली वजह यह है कि अस्बे शाम यानी कि ओल फैक्ट्री नर्व फाइबर के अंदर सूए मिजाज पैदा हो जाए, यानी कि उनका स्वभाव ही बदल जाए। वो सूंघने की उनके अंदर वो पावर ना रहे जिस तरीके से उनको सूंघना चाहिए। अगर कोई मीठी चीज आई है, तो वो मीठी चीज को ना सूंघ पाए, कुछ और ही चीज का मैसेज दे दिमाग, दिमाग को संदेश जो है वो कुछ और ही पहुंचाए, और फिर दिमाग कुछ और महसूस करे। खट्टी चीज ना दे, सूंघने पर कुछ और मैसेज दे, या एक ही चीज को कभी कैसा मैसेज भेज दे, कभी कैसे मैसेज भेज दे, लग रहा है एक ही चीज में से अलग अलग बुआएं आ रही हैं, या कुछ चीजों को वो सूंघ रहा है, कुछ चीजों को वो नहीं मैसेज पहुंचा रहा है। तो ये क्या होता है, फसाद शम, कब, जब ऑल फैक्ट्री नर्व फाइबर के अंदर सूए मिजाज पैदा हो जाता है, असबे शामा यानी कि ऑल फैक्ट्री नर्व के अंदर सूए मिजाज पैदा हो जाता है। ये पहली वजह है। दूसरी वजह क्या है, खराब मादा। खराब मादे में जो है, जो नाक में खराब मादा होता है वो बलगमी होता है, क्योंकि जो दिमागी नजलावी रुतूबत है, जो दिमाग से नजला हलक में आता है, वो नजला, जो नाक में आता है वो जुकाम है, क्या बलगम दोनों। तो दूसरी क्या है, खराब खिल्त, यानी के बरूदत, यानी के ठंडी खिल्त, खराब खिल्त जो के दिमाग में, दिमाग से नाक में आ रही है, वो एबनॉर्मल हो जाए, ये दूसरी कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है ओल्फैक्टरी नर्व फाइबर का जो स्वभाव है वो बदल जाए। दूसरी क्या है, जो दिमाग से रतूबतें आ रही हैं वो जुकाम की शक्ल में वो रद्दी हो जाए, खराब हो जाए, ये दूसरी शक्ल है। अब इलाज क्या है, इलाज ये है कि जो गर्म दवाइयाँ होती हैं, चूंकि वो जो खिलते हैं, वो जो नाक में नजला आता है दिमाग से, तो वो दिमाग से आता है, तो गर्म दवाइयों का नुतूल, नुतूल करना कहते हैं, मरीज को सीधा लिटा करके गर्म दवाइयों का पहले जोशांदा बना लो। जोशांदा बनाने के बाद जोशांदे को लेकर किसी बर्तन में काफी ऊंचाई से तकरीब जो है माथे के ऊपर नुतूल किया जाए, यानी कि माथे के ऊपर तरीड़ा बांध के, धार बांध के जो है माथे के ऊपर डाला जाए, ताकि वो जो बलगमी और नजलावी रुतूबत है वो गलत तरीके से नाक में ना आए, हलक में ना पड़े, सही तरीके से उनका इखराज, यानी कि वो सही तरीके से खारिज हो। ठीक है। तो नंबर एक, नुतूल करना, यानी कि कुछ ऊंचाई से धार बांध करके माथे के ऊपर, सिर के ऊपर जो है गर्म दवाइयों का जोशांदा डालना, पहली बात। दूसरी वजह क्या है, दूसरा इलाज तरीका क्या है,
ऐसे जोशांदों से गरगरे कराते हैं जो खराब मादों को जिस्म से बाहर कर दें। गरगरारे क्यों करते हैं? क्योंकि नेजोफेरिंक्स, मान लीजिए ऐसी दवाएं जो कि वो जो नजलावी रुतूबत है, जो नजला है ना, जो नजला नाक के अंदर और जुकाम हलक के अंदर है, क्योंकि जब हम उसके गरगरे कराएंगे हाँ ऐसे करके, तो नाक और मुंह अंदर जा करके जो है नेजोफेरिंक्स में मिल जाते हैं एक जगह। नाक, हमारा नाक और मुंह अंदर जाके नेजोफेरिंक्स में यानी कि हलक में मिल जाता है। जब हम गरगरे करेंगे यानी कि अंदर तक उन दवाओं को पहुंचाएंगे जो कि बलगम को जो है दिमाग से लैट्रिन के रास्ते खारिज कर देते हैं, तो वो नाक से भी खींच लेंगे और मुंह से भी खींच लेंगे और कहाँ कर देंगे, उसको लैट्रिन के रास्ते में निकाल देंगे। तो ऐसी दवाइयों के जोशानदे का गरगरा कराना जो कि इन खराब मादों को यानी कि नजलावी मादों को जो कि दिमाग से नाक में जुकाम की शक्ल में और गले में नजले की शक्ल में आए हैं, उनको खारिज कर दे, निकाल दे। ठीक है भाई, ये हो गया फसा। नक्सीर, नक्सीर का मतलब क्या होता है? नाक से खून आना। ठीक है, जिसमें मरीज के नाक से खून आता है, वो बीमारी जिसमें मरीज के नाक से खून आता है नक्सीर कहलाती है। अब जो मॉडर्न साइंस है, मॉडर्न साइंस के अनुसार जो खून आता है वो दो जगह से आता है। जो नाक में से खून आता है वो दो जगह से। नंबर एक, एंटीरियर नेजल ब्लीडिंग, एंटीरियर नेजल ब्लीडिंग, और नंबर दो, पोस्टीरियर नेजल ब्लीडिंग। एंटीरियर बोलते हैं सामने को, नेजल के मैंने नाक, ब्लीडिंग के मैंने खून आना, यानी कि नाक में से सामने से खून आना। और नंबर दो क्या है? पोस्ट, कौन सी जगह से? पोस्टीरियर नेजल ब्लीडिंग, यानी कि नाक में से पीछे की साइड में से खून आना। एपिस्टेक्सिस को यूनानी में रुआफ कहते हैं, रुआफ। आम जबान में नक्सीर, यूनानी में रुआफ, इंग्लिश में एपिस्टेक्सिस। एपिस्टेक्सिस को मॉडर्न साइंस के यानी कि एलोपैथी के हिसाब से खून आने की, खून आने का जो जो जगह है जहां से खून आ रहा है उसके हिसाब से दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, दो हिस्सों में बांटा गया है। नंबर एक, अगर आगे की तरफ से नाक से खून आने लग जाए, एंटीरियर नेजल ब्लीडिंग, यानी कि खून तो नाक ही से आ रहा है लेकिन एंटीरियर यानी कि सामने की तरफ से आ रहा है। नंबर दो, नाक, खून नाक ही से आ रहा है लेकिन पीछे की तरफ से आ रहा है, पोस्टीरियर नेजल ब्लीडिंग। अब दो मकाम यानी कि दो, नाक में दो इस जगहें हैं जहां से खून आ रहा है। मॉडर्न साइंस इन दोनों के हिसाब से जो है इसको दो हिस्सों में डिवाइड करती है। अब नंबर एक, एंटीरियर नेजल ब्लीडिंग, यानी कि नाक के अगले हिस्से से खून आना, नाक के अगले हिस्से से खून आना। ब्लीडिंग जो होती है वो किसल बैक प्लेक्सस, वो जगह कौन सी है जहां से खून आता है? किसल बैक प्लेक्सस। सामने जो एंटीरियरली खून आता है, नाक में से ही आ रहा है और अंदर से आ रहा है, नाक में से आ रहा है, अंदर से आ रहा है, लेकिन आगे की तरफ से आ रहा है। ठीक है, किसल बैक प्लेक्सस बोलते हैं उस जगह को जहां आगे की तरफ से नाक से खून आए। इसको लिटिल एरिया भी बोलते हैं। किसल बैक प्लेक्सस को लिटिल एरिया भी बोलते हैं। एंटीरियर नेजल ब्लीडिंग यानी कि नाक के अंदर से, सामने से, यानी कि आगे की तरफ से खून आ जाए। खून तो अंदर से आ रहा है लेकिन सामने की तरफ से आ रहा है। ठीक है, इसमें क्या होता है एक्चुअली, यहाँ पे चार आर्टरी आकर के एक जगह मिलती हैं। इसको एनास्टोमोसिस बोलते हैं। एनास्टोमोसिस, जहां पे चार आर्टरिया एक अलग अलग तरीके से आके एक जगह मिल जाती हैं। चार खून लाने वाली आर्टरियां अलग अलग डायरेक्शन से आके एक जगह मिल रही है, इसको एनास्टोमोसिस बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये जो एनास्टोमोसिस है, इस एनास्टोमोसिस में जो है चूंकि चार तरफ से एक एक ही जगह आकर के मिलती है, और ये जो जगह है ये ज्यादा अंदर नहीं होती नाक में, एकदम बिल्कुल बाहर से ही होती है, तो इसका फट जाना
भी आसान होता है। जब ये फटेगी इससे खून आएगा। तो ये कौन सी जगह होती है? ये किसलबैक प्लेक्सस या इसको लिटिल एरिया भी बोलते हैं। इसमें एक जो आर्टरी है, एक जो रग है, वो है स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी। इस नाम को याद रखना आप, स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी। इस नाम को आप इसलिए याद रखना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। इस आर्टरी को आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस यानी कि नक्सीर वाली आर्टरी भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी सबसे ज्यादा फटती है, यानी कि जो सबसे ज्यादा नक्सीर छूटती है वो स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी से छूटती है। और ये कहाँ होती है? ये लिटिल एरिया में, जिसको किसलबैक प्लेक्सस भी बोलते हैं। ठीक है। जहां पे एनास्टोमोसिस होता है, चार आर्टरियां आपस में आकर के एक दूसरे से मिलती है, यानी कि आर्टरियों का गुच्छाया जोड़ बनता है। वहीं से इनमें से कोई एक आर्टरी फूटती है जिससे नक्सूर नक्सीर छूट जाती है। और सबसे ज्यादा जो आर्टरी फूटती है वो स्फेनोपैलेटाइन आर्टरी फूटती है। इसीलिए इस आर्टरी को आर्टरी ऑफ एपिस्टेक्सिस यानी कि नक्सीर वाली आर्टरी भी कहते हैं। और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और ज्यादातर जो लिटिल एरिया है, यहां से जो नक्सीर छूटती है, ये तो बच्चों को छूटती है, ये नौजवानों को यानी कि यंग को, जवानों को छूटती है। अब इसको याद रखने का तरीका ये है कि जो किस्सलबैक प्लेक्सस है, इसको लिटिल एरिया भी कहते हैं। लिटिल का माने छोटा, और बच्चे क्या होते हैं? छोटे होते हैं। जो जवान होते हैं वो भी छोटे होते हैं। तो जो जवानों को और छोटे बच्चों को जो नक्सीर फूटती है वो किस्सल बैक प्लेक्सिस यानी कि एंटीरियर नेजल पार्ट से ब्लीडिंग होती है। इसीलिए इसको एंटीरियर नेजल ब्लीडिंग कहते हैं। और जिस जगह से ये नक्सीर फूटती है उसको किक्सल बैक प्लेक्सस या लिटिल एरिया कहते हैं। और यहाँ से बच्चों और नौजवानों को नक्सीर फूटती है। एंटीरियर नेजल ब्लीडिंग हमारा ये है। अब एक क्या हो? पोस्टीरियर नेजल ब्लीड। पोस्टीरियर के माने पीछे के हैं, नेजल के माने नाक के हैं, ब्लीडिंग के माने खून आना। यानी कि नाक के अंदर से पीछे की तरफ से खून आना, अंदर की तरफ से पीछे की तरफ से खून आना। इसमें क्या होता है? नाक के अंदर पीछे की तरफ एक चीज होती है, उसको बोलते हैं वुडरेफ एरिया। वुडरफ एरिया में क्या होता है कि वहां से जब कोई आर्टरी खुलती है तो उससे खून आता है। ज्यादातर यहां से जो खून आता है वो बूढ़े लोगों को आता है, बूढ़े लोगों को आता है। और बूढ़े लोगों को जो नाक से नक्सीर छूटती है वो वुडरेफ एरिया से छूटती है। और वुड के माने लकड़ी के होते हैं। और चूंकि बुढ़ापे में इंसान का जिस्म सूखी लकड़ी जैसा हो जाता है, ये मैं निमोनिक बता रहा हूं, याद करने का तरीका बता रहा हूं। ठीक है। लिटिल एरिया यानी कि छोटा एरिया, और वहां पे बच्चों और नौजवानों को नक्सीर फूटती है। वुड रेफ एरिया यानी कि एक तरीके से वुड के माने लकड़ी मान लीजिए, यानी कि बुढ़ापे में इंसान का जिस्म सूखी लकड़ी सा हो जाता है। इसको याद रखने का तरीका बता रहा हूं मैं। तो वुड रेफ एरिया से ब्लीडिंग छूटती है बुढ़ापे में। और क्यों छूटती है, किस वजह से छूटती है? ये छूटती है हाइपरटेंशन यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से बूढ़ों में। क्योंकि बुढ़ापे में ब्लड प्रेशर वैसे ही बड़ा बड़ा रहने लग जाता है। बूढ़े लोगों का ब्लड प्रेशर 150 110, सिस्टोलिक अगर 150 और डायस्टोलिक 110 है तो नॉर्मल होता है। ठीक है। बुढ़ापे में ये नॉर्मल माना जाता है। अगर अगर किसी नौजवान का इतना है तो वो सीवियर हाइपरटेंशन में होगा। डायस्टोलिक अगर इतना है तो वो बीमारी में है। लेकिन अगर बुढ़ापे में यही ब्लड प्रेशर किसी बूढ़े आदमी का है तो वो उसका नॉर्मल होता है। बुढ़ापे में ब्लड प्रेशर वैसा भी बढ़ा हुआ रहने लग जाता है। लेकिन अगर ये और भी ज्यादा बढ़ने लग जाए तो उसकी वजह से जो नक्सीर छूटती है तो ज्यादातर वो वुडरेफ एरिया से छूटती है। और वो हाइपरटेंशन यानी कि बीपी बढ़ने की वजह से होती है। पोस्टीरियर नेजल ब्लीडिंग यानी कि बूढ़ों को जो नक्सीर छूटती है वो पीछे की तरफ से छूटती है। और जो बच्चों को नक्सीर छूटती है या नौजवानों को वो आगे की तरफ से छूटती है। छुट्टी दोनों को अंदर की तरफ से ही है। और जो बच्चों को छूटती है वो लिटिल एरिया यानी कि किसल बैक प्लेक्सस से छूटती है। और जो बूढ़ों को छूटती है वो वुडरफ एरिया से छूटती है। इसको रखना। असबाब, इसकी वजहें क्या क्या है, इसके कारण क्या क्या है? जब मरीज के जिस्म में उतार चढ़ाव यानी कि बहरानी हालत बनती है तो नक्सीर फूटती है। कई बार क्या होता है, इंसान के जिस्म में बहुत सारे उतार चढ़ाव मिलते हैं। ठीक है। बहरान हो कहते हैं इसको यूनानी में, बहरान। बहरान के बाद क्या होता है?
इस तरह की कंडीशन होती है कि कई बार जब इंसान के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं तो कहीं ना कहीं से खून छूट जाता है। कई बार क्या होता है, जब इंसान के जिस्म के अंदर उतार चढ़ाव आते हैं फुंसियां निकलने लग जाती हैं। कई बार इंसान के अंदर जब बहरान आता है तो पसीना आता है। कई बार इंसान का पाखाना निकल, बहरान कहते हैं कि उतार चढ़ाव होना, एक बहुत बड़ा चेंज होना, उसको बहरान बोलते हैं। तो बहरान की वजह से कई बार जो है वो एपिस्टेक्सिस यानी कि रुआफ या नक्सीर फूटती है। नंबर एक, बहरान की वजह से, यानी कि इंसान के जिस्म में कोई बहुत बड़ा उतार चढ़ाव आए। नंबर दो, इंसान के जिस्म में गर्मी का बढ़ जाना, गर्मी की शिद्दत व हिद्दत। शिद्दत व हिद्दत, हिद्दत गर्मी ही को कहते हैं। इंसान के जिस्म में खून के अंदर हिद्दत यानी कि गर्मी का बढ़ जाना। अब चाहे वो गर्मी जो है गर्मी में चलने फिरने से हो जाए, गर्म पानी से घूमने फिरने से हो जाए, बढ़ जाए, या गर्म चीजें खाने से बढ़ जाए, कैसे भी इंसान के खून के अंदर गर्मी बढ़ जाए, अगर उसकी वजह से नक्सीर छूटती है तो उसकी वजह क्या है? हिद्दत खून, यानी कि खून में गर्मी बढ़ने की वजह से। नंबर दो, ये दूसरी वजह है। तीसरी वजह क्या है? वेसल कंजेशन, यानी कि इम्तिलाए उरूक। किसी भी तरीके से जो वेसल्स हैं, जो आर्टरी और वेन्स हैं, उनके अंदर खून भर जाए, खून का प्रेशर बढ़ जाए, चाहे वो हाइपरटेंशन है या किसी भी तरीके से है। अगर इंसान के उरूक यानी कि वेसल्स जो है, जो नसें हैं, उनके अंदर खून का दबाव बढ़ जाए या खून बढ़ जाए और उसकी वजह से नाक में से नक्सीर छूट जाए, ये तीसरी वजह है। अब इनके इलाज, इलाज ऐसे हैं जो बहरानी कंडीशन है, चूंकि वो तो एक तरीके का क्या है, उतार चढ़ाव है। बहरानी कंडीशन क्या है? चूंकि बहरानी कंडीशन एक तरीके का उतार चढ़ाव है, तो जब वो उतार चढ़ाव हट जाएगा, नक्सीर भी रुक जाएगी। तो बहरान की हालत में इलाज की जरूरत नहीं है। बहरान की हालत में इलाज की जरूरत नहीं है। खून में गर्मी बढ़ जाए यानी कि हिद्दत, हिद्दत भी गर्मी को कहते हैं, बढ़ जाए, तो इसमें ऐसी दवाएं मरीज को दी जाती हैं जिन दवाइयों से इंसान के खून के अंदर सुकून, ठंडक, आराम पहुंच जाए। और इसके लिए मसूर की दाल को सिरके में पकाते हैं। मसूर की दाल को सिरके में पका करके एक गिजा यानी कि एक खाना बनता है, उसको बोलते हैं तफसील। तफसील का जो पॉइंट है, ये पूछा हुआ है एग्जाम में। तफसील किसे कहते हैं? मसूर की दाल को, जिसे मसरी की दाल बोलते हैं, मसरी की दाल को सिरके के अंदर पका करके तफसील बन जाता है। और ये जो तफसील है, ये एक प्रकार की गिजा यानी कि भोजन है। और इससे क्या मिलता है? इससे खून की गर्मी को शांति मिलती है। खून की गर्मी को क्या मिलती है? शांति मिलती है। और होता क्या है, अगर खून के अंदर गर्मी बढ़ रही है तो वो गर्मी क्या हो जाती है? शांत हो जाती है। ठीक है, गर्मी शांत हो जाएगी, नक्सीर रुक जाएगी। इसके बाद नंबर 3, जालिनूस। एक बहुत बड़े तबीब हुए हैं जालिनूस। जालिनूस ने यह कहा है कि अगर हाथ और पैरों में ऐसी पट्टी बांधी जाए जो कि हाथों में बगल से यानी कि कंधे से लेकर के हाथों की तरफ, और पैरों में जांग से लेकर यानी कि कूलों के नीचे से लेकर के पैरों तक बांधी जाएं, वो पट्टियां क्या करती है? उन पट्टियों से भी खून रुक जाता है। पट्टी बांधने का तरीका ये है, मतलब यहां से अगर बांधनी शुरू करें तो ऊपर से नीचे की तरफ बांधेंगे, हाथ में ऊपर से नीचे की तरफ बांधेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा? उससे जो ऊपर का खून है वो नीचे की तरफ सूत जाएगा। क्योंकि ये मानते हैं कि खून चढ़ रहा है ना नाक में, वो निकल रहा है, तो इस हाथ का खून जो पट्टी ऊपर से नीचे की तरफ बांधते हुए लाएंगे, नीचे की तरफ सूत देंगे खून, और इस हाथ का भी नीचे की तरफ, दोनों टांगों का नीचे की तरफ। तो उससे क्या होगा? बॉडी ट्रंक में, फेस में, नाक में खून कम जाएगा और नक्सीर रुक जाएगी। और ये जालिनूस ने तरीका बताया था, और ये तरीका भी एक बार एक एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है। और एक अतिब्बा, एक तबीब हुए हैं जिनका नाम था इब्ने सराबियून। उनकी किताब थी, किताब किताबुल कन्नास। उन्होंने लिखा था कि जालिनूस ने ऐसा बताया है, यानी कि उन्होंने इस चीज को स्वीकार किया था, कबूल किया था कि हाँ, जालिनूस ने ऐसी पट्टी को बताया है और ऐसी पट्टी से खून रुक जाता है। एक चीज क्या होती है? काबिज और हाबिस दविया। वैसे तो काबिज के मतलब होता है कब्ज पैदा करने वाली, हाबिस कहते हैं
रोकने वाली या खुश्क करने वाली। लेकिन यहाँ पे काबिज और हाबिज का मतलब वो दवाइयाँ नहीं है जो कब्ज पैदा कर दे पेट में। यहाँ काबिज और हाबिज का मतलब वो दवाइयाँ हैं जो खून को बहने से रोक दें। पाखाने से काबिज व हाबिज का लेना देना यहाँ नहीं है। यहाँ काबिज और हाबिज दवाइयों का मतलब वो नहीं है कि जो लैट्रीन के अंदर कब्ज पैदा कर दें, या हबूस, या क्या कहते हैं, हाबिस, यानी कि खुश्क करने वाली कंडीशन बढ़ा दे। यहाँ काबिज और हाबिस का मतलब ये है जो खून के अंदर कब्ज पैदा कर दे और खून के अंदर जो है हबूसत यानी कि खुश्की पैदा कर दे और खून जो है नाक से बहना बंद हो जाए। ठीक है। और ऐसी दवाइयाँ कौन कौन सी हैं? फिटकरी, दम्मुल अखवैन, संगे जराहत, गेरू, अंजबार, ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि खून को बहने से रोकती हैं, खून के अंदर कब्जियत व हबसियत पैदा करती हैं। हाबिस प्रॉपर्टी, हाबिस काम, हाबिस फैल, हाबिस फंक्शन पैदा करती हैं। ठीक है। कब्ज यानी कि खून के अंदर रोकने वाली प्रॉपर्टी पैदा करती हैं, और उसको बहने से रोकने वाली और उसको जाम करने वाली प्रॉपर्टी ये दवाई ये पैदा करती है, जिसमें फिटकरी है, दम्मुल अखवैन है, संग जराहत है, गैरू है, अंजबार अंजबार वगैरह है। और ऐसा करने से, इन दवाइयों के इस्तेमाल करने से नक्सीर रुक जाती है। ये तीन चार तरीके बताए गए हैं अलग अलग ये नक्सीर को रोकने के। और बहरान के बारे में यह है कि बहरान का कोई इलाज नहीं है, जैसी बहरान गुजरेगा नक्सीर अपने आप रुक जाएगी। लेकिन ये जो दूसरे तरीके हैं, खून में गर्मी आ जाना या हाइपरटेंशन वगैरह हो जाना, उसके जो तीनों तरीके हैं, तफशील गिजा है, पट्टी बांधना है जालिनूस के मुताबिक, या तीसरा तरीका ये है कि हाबिस व काबिज यानी कि खून के अंदर जो है वो बहने से रोकने और उसके अंदर जो है एक जगह थमने की सलाहियत यानी कि योग्यता पैदा करके उसको रोका जाए। आप सभी को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। जिसको समझ में नहीं आया वो अपना माइक अनम्यूट करके मुझे पूछ लीजिए।